पत्रकारों की टीम, रिसर्चर्स की टीम, सीनियर फैकल्टीज जो यूपीएससी आईएएस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, इन सब की इस मेहनत का निचोड़ है केएसजी न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स। वो बुलेटिन जहां कम से कम शब्दों में, कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा खबरें और उन खबरों से जुड़े हुए फैक्ट्स मिल जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं केएसजी न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स की। केएसजी न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत करते हैं जापान के एक सफल अंतरिक्ष मिशन के साथ। एस्टेरॉइड से नमूने लेकर धरती पर वापस लौटा है जापान का हायाबुसा 2 कैप्सूल। कैप्सूल की लैंडिंग 6 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का हायाबुसा 2 मिशन दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। ये 2018 में ryugu पर पहुंचा और 2019 में सैंपल इकट्ठा किए गए, जिनमें से कुछ सतह के नीचे थे। वैज्ञानिकों को राइगो की मिट्टी में ऑर्गेनिक मटेरियल का एनालिसिस करना है। हायाबुसा 2 कैप्सूल पहली बार किसी एस्टेरॉइड के अंदरूनी हिस्से से चट्टानी सैंपल लेने वाला मिशन बन गया है। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि किसी एस्टेरॉइड से अनछुए मटेरियल को धरती पर वापस लाया गया है। जापान का यह मिशन नासा के ऑसिरिस रेक्स मिशन के समान है, जो अक्टूबर के अंत में एस्टेरॉइड बेनू से नमूने लेकर लौटा था। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ये खबर की बात करते हैं। चीन ने रोशनी पर आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है, जो दुनिया के सबसे उन्नत सुपर कंप्यूटर की तुलना में लगभग 100 ट्रिलियन गुना तेजी से कंप्यूटेशंस करने में सक्षम है। शोधकर्ताओं ने एक क्वांटम कंप्यूटर प्रोटोटाइप बनाया है, जो गॉसियन बोसॉन सैंपलिंग के माध्यम से 76 फोटॉन का पता लगाने में सक्षम है। यह एक स्टैंडर्ड सिमुलेशन एल्गोरिदम है। मटेरियल साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले क्वांटम कंप्यूटर ऐसे सिमुलेशन पर तेजी से चलते हैं जो पारंपरिक कंप्यूटरों के लिए असंभव है। क्वांटम कंप्यूटर का नाम प्राचीन चीनी गणितीय अध्याय से लिया गया है। चीन के सरकारी समाचार पत्र चाइना डेली ने जर्नल साइंस में प्रकाशित अध्ययन के हवाले से इसे मील का पत्थर बताया है। यह कंप्यूटर 200 सेकंड में गॉसियन बोसॉन सैंपलिंग नामक एक अत्यंत गुण गणना को हल कर सकता है, जबकि यही गणना करने में दुनिया के सबसे उन्नत सुपर कंप्यूटर फुगागो को 60 करोड़ साल तक का समय लग सकता है। पिछले साल गूगल द्वारा 53 क्यूबिक क्वांटम कंप्यूटर बनाने की घोषणा के बाद सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में यह दूसरी बड़ी उपलब्धि है। खबरें हैं कि चीन ने चालू किया अपना सूरज, जो असली वाले से 10 गुना ज्यादा तेज है। यहां समझते हैं चीन के कथित आर्टिफिशियल सूरज के बारे में काम की बात और जानते हैं कि इसका क्या फायदा होगा। चीन ने अपने सिचुआन प्रांत में स्थित न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को शुरू कर दिया है। इस रिएक्टर से इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा की जा सकती है कि इसे आर्टिफिशियल सूरज कहा गया है। HL2M टोकामैक रिएक्टर चीन का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है। इसकी मदद से शक्तिशाली क्लीन एनर्जी सोर्स का खनन किया जा सकेगा। इस रिएक्टर में शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल गर्म प्लाज्मा को फ्यूज करने और 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंचा जाता है। यह सूरज की कोर से 10 गुना ज्यादा गर्म है। चीन के वैज्ञानिक साल 2006 से ही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के छोटे वर्जन पर काम करते आए हैं। उनकी कोशिश है कि इस डिवाइस का इस्तेमाल ITER यानी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के साथ किया जा सके। फ्रांस में स्थित ITER दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन रिसर्च प्रोजेक्ट है, जिसे 2025 में पूरा किया जा सकता है। ITER की कुल लागत $22.5 बिलियन है। अब ये समझिए कि क्या होता है फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन से ही सूरज को ऊर्जा मिलती है। इसकी वजह से ऐसा प्लाज्मा पैदा होता है जिसमें हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स ड्यूटेरियम और ट्राइटियम आपस में फ्यूज होकर हीलियम और न्यूट्रॉन बनाते हैं। शुरुआत में रिएक्शन से गर्मी पैदा हो, इसके लिए ऊर्जा की खपत होती है, लेकिन एक बार रिएक्शन शुरू हो जाता है तो फिर रिएक्शन की वजह से ऊर्जा पैदा भी होने लगती है। फ्यूजन रिएक्शन बेहतर क्यों है, इसे समझते हैं। परमाणु हथियारों और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में फ्यूजन की जगह फ्यूजन रिएक्शन होता है। फ्यूजन रिएक्शन में किसी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता और इसमें किसी भी एक्सीडेंट की संभावना या एटॉमिक मटेरियल की चोरी का खतरा नहीं होता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के एक नए अध्ययन में सामने आया है कि कोविड-19 महामारी के गंभीर दीर्घकालिक परिणामों के चलते साल 2030 तक 20 करोड़ 70 लाख और लोग घोर गरीबी की ओर जा सकते हैं। साथ ही अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में बेहद गरीब लोगों की संख्या 1 अरब के पार हो जाएगी। यह अध्ययन UNDP और डेनवर विश्वविद्यालय में
पार्डी सेंटर फॉर इंटरनेशनल फ्यूचर्स के बीच लंबे समय से चली आ रही साझेदारी का हिस्सा है। यूएनडीपी के बारे में जान लीजिए। भारत में 1951 से उपस्थित यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम लगभग 170 देशों और क्षेत्रों में काम करता है। ये संगठन गरीबी उन्मूलन और असमानता तथा बहिष्करण में कमी के लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। अशीम स्टीनर इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सिंगापुर में अब बिकेगा लैब में बना मीट, जाने क्यों है खास। सिंगापुर के लोग अब वैसा मांस खा सकेंगे जिसके लिए जानवरों को मारना नहीं पड़ेगा। इसे क्लीन मीट भी कहा जा रहा है। सिंगापुर ने इसकी मंजूरी दे दी है और इस मामले में वो दुनिया का पहला देश बन गया है। सिंगापुर के इस फैसले से सैन फ्रांसिस्को स्थित ईट जस्ट स्टार्टअप के लिए रास्ता साफ हो गया है। यह मांस जानवरों की मांसपेशियों की कोशिकाओं से लैब में तैयार किया जाएगा। ज़ूनोटिक डिजीजेस के खतरे, स्वास्थ्य, पर्यावरण और जानवरों के बचाव की चिंताओं के कारण रेगुलर मांस के विकल्प की मांग बढ़ चुकी है। लैब ग्रोन मीट के कुछ फायदे भी दिख रहे हैं। GFI यानी गुड फूड इंस्टीट्यूट की स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री रिपोर्ट 2019 के अनुसार कल्टीवेटेड मीट्स कन्वेंशनल मीट की तुलना में भूमि उपयोग में 95%, क्लाइमेट चेंज इमिशन में 74 से 87% और न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन को 94% तक कम कर सकता है। चूंकि कल्टीवेटेड मीट को क्लीन फैसिलिटीज में तैयार किया जाता है, इसीलिए साल्मोनेला और ई कोलाई जैसे कंटामिनेशन का खतरा काफी कम हो जाता है, जो पारंपरिक बूचड़खानों और मांस पैकिंग कारखानों में मौजूद हो सकता है। इसे मांस के लिए एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे पब्लिक हेल्थ के लिए एंटीबायोटिक प्रतिरोध बढ़ने का खतरा भी कम हो जाता है। अब जीरो वैली की कीवीज की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली में उगने वाली कीवी भारत में अपनी तरह का एकमात्र सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फ्रूट बन गया है। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के तहत कीवी के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला अरुणाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है। जीरो वैली लोअर सुबनसिरी जिले में स्थित है। MOVCDNER यानी मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में समझ लीजिए। यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। यह नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत एक उप मिशन है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में इंप्लीमेंटेशन हुआ है। इससे जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लीजिए। एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस या प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक माना जाता है जब इसकी खेती की प्रक्रिया में कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स या कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। भारत में इस तरह की सर्टिफिकेशंस रेगुलेटरी बॉडी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किए गए सख्त वैज्ञानिक मूल्यांकन के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे TCGA यानी कैंसर जीनोम एटलस 2020 पर खबर और खबर के फैक्ट समझ लीजिए। मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में दूसरे TCGA 2020 सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन किया। TCGA एक लैंडमार्क कैंसर जीनोमिक्स प्रोग्राम है। यूएस नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट और नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच ये संयुक्त प्रयास 2006 में शुरू हुआ था, जिसमें विभिन्न विषयों और कई संस्थानों के शोधकर्ताओं को एक साथ लाया गया था। इसी तरह की तर्ज पर भारत में CSIR भारत सरकार के प्रमुख स्टेक होल्डर्स के संघ द्वारा ICGA यानी इंडियन कैंसर जीनोमिक्स एटलस की स्थापना की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। XP100 की बात करते हैं। इंडियन ऑयल ने एक नया प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 लॉन्च किया था। इसके फैक्ट समझ लीजिए। XP100 के रूप में ब्रांडेड प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल को 10 शहरों में मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया था। भारत के पहले ऑक्टेन पेट्रोल की तकनीक स्वदेशी रूप से इंडियन ऑयल रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा बनाई गई है। XP100 की उपलब्धता भारत को हाई क्वालिटी ऑयल तक पहुंच रखने वाले देशों के एलीट ग्रुप में रखती है। पेट्रोल इंजन को हाई क्वालिटी और पावर देती है। इंडियन ऑयल के 2 फेज में देश के 15 आइडेंटिफाइड शहरों में XP100 प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल को रोल आउट करने की योजना बनाई गई है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल एविएशन डे की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1996 में हर साल 7 दिसंबर को इंटरनेशनल एविएशन डे मनाने की घोषणा की। 7 दिसंबर 1944 को ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। ICAO संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक हिस्सा है, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। यह दिवस मनाने का उद्देश्य हवाई परिवहन की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ावा देने
और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना है। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, सशस्त्र सेना झंडा दिवस, एक दिन शहीदों के नाम। सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 अगस्त 1947 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की रक्षा समिति ने युद्ध दिग्गजों और उनके परिवार के कल्याण के लिए झंडा दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसके बाद 7 दिसंबर 1949 से झंडा दिवस की शुरुआत हुई। बाद में साल 1993 से इसे सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। देश की सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के कल्याण हेतु सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इस दिन झंडे की खरीद से होने वाली आय शहीद सैनिकों के आश्रितों के कल्याण में खर्च की जाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस द्वारा इकट्ठा की गई राशि युद्ध वीरांगनाओं, सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिक, युद्ध में अपंग हुए सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण पर खर्च की जाती है। समय बहुत कीमती है। समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। टाइम की वैल्यू करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसीलिए हम कम से कम शब्दों में, कम से कम समय में आपके लिए वो तमाम खबरों का सारांश तैयार कर रहे हैं इस बुलेटिन में। हमारा प्रयास ऐसे ही जारी रहेगा और आप भी अपनी तैयारियां ऐसे ही जारी रखिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।